तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? आप सभी स्वस्थ मस्त ज़बरदस्त होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। मेरे प्यारे दोस्तों, जिस व्यक्ति के बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो महान्यायवादी है। हम महान्यायवादी के बारे में जिस तरीके से बातें हैं, पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उन सभी क्वेश्चनों पे बात करने वाले हैं। महान्यायवादी से जुड़े हुए कैसे कैसे प्रश्न पेपर में आते हैं, हम उन सभी पर चर्चा करने वाले हैं। जिस तरीके से संविधान की जो सीरीज चल रही है, उसी तरीके से हम आज एक नए बिंदु के बारे में पढ़ने वाले हैं जो महान्यायवादी है। मेरे प्यारे दोस्तों, जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो महान्यायवादी है। ये महान्यायवादी होता कौन है? अगर इस महान्यायवादी के बारे में बात करें तो इसे अटॉर्नी जनरल भी कहा जाता है। अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल, और या इसे एजीवी कहते हैं। बस इतना याद रखना। यानी जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो महान्यायवादी है। इस महान्यायवादी के बारे में बात करें, संविधान में एक अनुच्छेद है 76। ये आर्टिकल 76 इतनी बातें कहता है जो महान्यायवादी के लिए पूरी की पूरी बातें हैं। यानी जो महान्यायवादी के लिए पूरी की पूरी बातें हैं वो आर्टिकल 76 में ही दे रखी है। आर्टिकल 76 में क्या दे रखा है? आर्टिकल 76 में दे रखा है भारत में एक महान न्यायवादी होगा। महान्यायवादी होगा। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करेगा? महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। आर्टिकल 76 में बस इतना लिखा हुआ है कि भारत में एक महान्यायवादी होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। बस आर्टिकल 76 में इतना ही लिखा हुआ है। लेकिन व्यवहारिक तौर पे अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से इस महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। तो वैसे अगर पेपर में कभी भी क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रपति किसकी सलाह से महान्यायवादी की नियुक्ति करता है, तो मंत्रिपरिषद की सलाह से। मेरे प्यारे दोस्तों, इस महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। मंत्री परिषद की सलाह से। अगर हम बात करें आर्टिकल 76 में ही ये लिखा हुआ है कि कौन होगा महान्यायवादी। यानी कौन होगा महान्यायवादी का मतलब है उसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी। न्यायवादी की जो क्वालिफिकेशन है, जो योग्यता है, वो भी आर्टिकल 76 में दे रखी है। और यहाँ लिखा हुआ है वह भारत का नागरिक हो। वह भारत का नागरिक हो। पहला पॉइंट तो ये लिखा हुआ है। और दूसरा लिखा हुआ है वह सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। यानी क्या लिखा हुआ है दूसरा पॉइंट? महान्यायवादी वह व्यक्ति बन सकता है जो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। महान्यायाधीश हो नहीं, यानी सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। अब सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने की जो योग्यता रखता है, तो सर्वोच्च न्यायालय में कौन न्यायाधीश बन सकता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, यदि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की बात करें, संविधान के आर्टिकल 124 में साफ साफ लिखा हुआ है। यानी न्यायाधीश वो व्यक्ति बन सकता है या तो किसी हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, या किसी हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक वकालत की हो, या फिर
कानून की नज़र में वो, यानी राष्ट्रपति की नज़र में कानून का ज्ञाता हो, वो व्यक्ति न्यायाधीश बन सकता है सुप्रीम कोर्ट में। और यहाँ क्या बात कही गई है कि महान्यायवादी वही व्यक्ति बन सकता है जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि हम बात करें, हमने योग्यता की बात कर ली, हमने नियुक्ति की बात कर ली, यानी नियुक्ति महान्यायवादी की कौन करता है? राष्ट्रपति। किसकी सलाह से करता है? मंत्रिपरिषद की सलाह से। किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? 76 में। महान्यायवादी कौन बनेगा? वह भारत का नागरिक हो, वह सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। ये इसकी योग्यता है। अगर योग्यता के बाद में हम बात करें कि महान्यायवादी को शपथ कौन दिलाता है, यदि हम महान्यायवादी की शपथ की बात करें तो महान्यायवादी अनुसूची 3 के अनुसार शपथ लेता है और इसको शपथ भारत के राष्ट्रपति दिलाते हैं। यानी महान्यायवादी को शपथ कौन दिलाता है? तो महान्यायवादी को भारत के राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं मंत्रिपरिषद की सलाह से। उसकी क्वालिफिकेशन आपने देख ली। और महान्यायवादी को जो शपथ दिलाते हैं वो राष्ट्रपति दिलाते हैं। अगर हम शपथ के बाद की हम बात करें कि महान्यायवादी का कार्यकाल कितना होता है, यानी महान्यायवादी का कार्यकाल कितना होता है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, संविधान में किसी भी आर्टिकल में महान्यायवादी के कार्यकाल को लेकर के कोई भी बात नहीं कही गई है। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहेगा। यानी क्या लिखा हुआ है? कार्यकाल महान्यायवादी का कितना है? वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहेगा। प्रसाद पर्यंत का मतलब ये होता है कि राष्ट्रपति जब तक चाहेंगे वो व्यक्ति, यानी महान्यायवादी जब तक रह सकता है। यानी राष्ट्रपति जब तक चाहेंगे तब तक वह व्यक्ति भारत का महान्यायवादी रह सकता है। अगर हमने बात कर ली उसकी नियुक्ति की, बात कर ली उसकी क्वालिफिकेशन की, बात महान्यायवादी की शपथ की और उसके कार्यकाल की, अगर हम बात करें कि महान्यायवादी का कार्य क्या होगा, यानी क्या काम होगा, क्यों नियुक्ति की जाती है इस महान्यायवादी की, तो अगर हम कार्य की बात करें तो ये भारत सरकार को विधि मामले में सलाह देता है। यानी कानूनी मामले में भारत सरकार को सलाह देता है। पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट ये है कि महान्यायवादी राष्ट्रपति को कानूनी मामलों पर परामर्श देता है। ये यहाँ दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है। और तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है कि महान्यायवादी सरकार का कोई भी पक्ष किसी भी न्यायालय में रख सकता है। यानी भारत सरकार का कोई भी पक्ष किसी भी न्यायालय में रख सकता है। भारत में 25 हाई कोर्ट हैं और एक सुप्रीम कोर्ट है। किसी भी न्यायालय में सरकार का कोई भी केस चल रहा है, ये महान्यायवादी भारत सरकार का पक्ष रखता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये महान्यायवादी केंद्र सरकार का वकील होता है, भारत सरकार का वकील होता है। भारत सरकार की तरफ से ये न्यायालय में भारत सरकार का पक्ष रखता है, ये महान्यायवादी। मेरे प्यारे दोस्तों, कई काम ऐसे हैं, भारत सरकार के खिलाफ भी मुकदमे चलते हैं, सुनवाई होती है, लेकिन भारत सरकार की तरफ से यदि कोई केस लड़ता है तो वो कौन लड़ता है? महान्यायवादी। जिस तरीके से हम और आपको विधि मामले की इतनी जानकारी नहीं है, कानूनी मामले की इतनी जानकारी नहीं है, हम लोग क्या करते हैं, एक विधि एक्सपर्ट को
अपने पास बुलाते हैं, उससे जानकारी लेते हैं। हमको भी आवश्यकता होती है विधि एक्सपर्ट से सलाह लेने की। तो मेरे प्यारे दोस्तों, उसी तरीके से भारत सरकार को भी आवश्यकता होती है कानूनी मामले की जानकारी लेने के लिए एक व्यक्ति अपने पास रखा जाता है जिसे महान्यायवादी कहा जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, महान्यायवादी के काम भारत सरकार को विधि मामले में जानकारी देना, राष्ट्रपति को कानूनी मामले में परामर्श देना, और तीसरा जो काम है कि भारत सरकार का कोई भी पक्ष किसी भी न्यायालय में ये रख सकता है। और आगे यही बात है चौथी, महान्यायवादी के बारे में आर्टिकल 88 में, संविधान का एक आर्टिकल है 88, इसमें ये बात लिखी हुई है कि महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन में भाग ले सकता है, किसी भी समिति का सदस्य बन सकता है, वो किसी भी यानी सदन को संबोधित कर सकता है, किसी भी बिल पर बोल सकता है, किसी भी विषय पर बोल सकता है, लेकिन मत नहीं दे सकता। लेकिन मत देने का अधिकार नहीं है। यानी कभी भी क्वेश्चन बन सकता है कि इनमें से महान्यायवादी का काम कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए, वो संसद के किसी भी सदन में भाग ले सकता है। ऑप्शन बी, संसद के किसी भी सदन को वो संबोधित कर सकता है। ऑप्शन सी, संसद में वो किसी भी विषय पर बोल सकता है। और ऑप्शन डी है, वो मत देने का अधिकार है उसको। तो जो मत देने का अधिकार की जो बात आ रही है वो गलत है, क्योंकि उसको मत देने का अधिकार नहीं है। वो किसी समिति का भी सदस्य बन सकता है, लेकिन उसको मत देने का अधिकार नहीं है। ये आर्टिकल किस में लिखा हुआ है? 88 में लिखा हुआ है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये उस महान्यायवादी के कार्य हैं। अगर महान्यायवादी के कार्य की हमने बात कर ली है, तो इसको हटाया कैसे जाएगा, यानी महान्यायवादी को कैसे हटाया जाएगा, हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के किस आर्टिकल में है? तो यहाँ बिल्कुल साफ कर दें कि संविधान के किसी भी आर्टिकल में महान्यायवादी को हटाने की कोई प्रक्रिया नहीं दे रखी है, क्योंकि यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति जब तक चाहेंगे ये तब तक पद पर बने रहेंगे। तो राष्ट्रपति चाहने का मतलब है मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद जब तक चाहेगी तब तक यह महान्यायवादी रहता है, क्योंकि मंत्रिपरिषद ही राष्ट्रपति से कह के इसको हटवा सकती है। अब मेरे प्यारे दोस्तों, हमने बात कर ली है महान्यायवादी की। महान्यायवादी केंद्र सरकार का वकील होता है, और महान्यायवादी से संबंधित एक प्रश्न आता है कि भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? प्रथम विधि अधिकारी, भारत का प्रथम विधि अधिकारी कोई है तो वो कौन है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल मतलब महान्यायवादी, ये भारत का प्रथम विधि अधिकारी है। भारत सरकार को कानूनी मामले में जानकारी कौन देता है? महान्यायवादी। महान्यायवादी का उल्लेख किस आर्टिकल में है? 76 में। महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन में भाग ले सकता है, किसी भी विषय पर बोल सकता है, किसी भी सदन को संबोधित कर सकता है, किसी भी समिति का सदस्य बन सकता है, लेकिन मत नहीं दे सकता। किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? 88 में। आगे हम बात करें सॉलिसिटर जनरल के बारे में। अगर हम सॉलिसिटर जनरल की बात करें कि ये सॉलिसिटर जनरल होता कौन है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, यदि हम सॉलिसिटर जनरल की बात करें, ये जो सॉलिसिटर जनरल होता है, सॉलिसिटर जनरल, ये जो सॉलिसिटर जनरल होता कौन है, इसके बारे में हमारे भारत में, पूरे भारत के लिए एक महान्यायवादी होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, भारत में 25 हाई कोर्ट है, एक सुप्रीम कोर्ट है। भारत सरकार पूरे देश की है। जब पूरे देश में सरकार चलानी होती है तो किसी न्यायालय में कहीं मुकदमा चल रहा है, किसी न्यायालय में मुकदमा चल रहा है, तो ये अकेला व्यक्ति कहाँ कहाँ पर सुनवाई करेगा। इस वजह से
इस महान्यायवादी की सलाह के लिए एक विधि एक्सपर्ट नियुक्त किया जाता है जिसे सॉलिसिटर जनरल कहा जाता है। कभी भी पेपर में पूछे कि महान्यायवादी की सलाह यानी महान्यायवादी का सलाहकार कौन होता है, तो वो कौन होता है? सॉलिसिटर जनरल। महान्यायवादी को सलाह देने के लिए जिस व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है वो कौन होता है? सॉलिसिटर जनरल। ये सॉलिसिटर जनरल की भी क्वालिफिकेशन वही है जो महान्यायवादी की है, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। मेरे प्यारे दोस्तों, ये सॉलिसिटर जनरल किसको सलाह देता है, किसकी सहायता करता है? किसकी? महान्यायवादी की। एक सॉलिसिटर जनरल से भी नीचे होता है जिसे हम डिप्टी सॉलिसिटर जनरल कहा जाता है। ये जो डिप्टी सॉलिसिटर जनरल है ये क्या काम करता है? ये कानूनी मामले की जानकारी, कानूनी मामले की सलाह सॉलिसिटर जनरल को देता है। और सॉलिसिटर जनरल किसको देता है? महान्यायवादी को। तो मेरे प्यारे दोस्तों, महान्यायवादी हो या सॉलिसिटर जनरल हो या डिप्टी सॉलिसिटर जनरल हो, इन सभी का काम भारत सरकार की पैरवी करना है न्यायालय में। मेरे प्यारे दोस्तों, आपने महान्यायवादी के बारे में बहुत अच्छे से समझने की कोशिश की है। अगर हम यहीं पर बात करें कि भारत का प्रथम महान्यायवादी कौन था, अगर हम प्रथम महान्यायवादी की बात करें तो प्रथम महान्यायवादी थे MC सीतलवाड़। यानी भारत के पहले महान्यायवादी कौन थे? MC सीतलवाड़। इनका जो कार्यकाल है ये 1950 से लेकर के 1963 तक भारत के महान्यायवादी रहे हैं। इनका ये रिकॉर्ड है कि ये सर्वाधिक लंबे समय तक महान्यायवादी के पद पर रहे हैं। सर्वाधिक महान्यायवादी के पद पर कितने वर्ष? 13 वर्ष। यानी इनको 2 रिकॉर्ड प्राप्त है। एक तो ये भारत के सबसे पहले महान्यायवादी हैं और दूसरा रिकॉर्ड ये है कि ये सबसे लंबे समय तक भारत के महान्यायवादी रहे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे लंबे समय तक भारत के महान्यायवादी पद पर रहने वाला व्यक्ति कौन है? MC सीतलवाड़। यही हम बात करें कि सबसे कम समय तक महान्यायवादी अगर कोई व्यक्ति रहा है तो उनका नाम है शोली सोराबजी। यानी सबसे कम समय तक महान्यायवादी के पद पर रहने वाला व्यक्ति कौन है? शोली सोराबजी। मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में बनते हैं कि सबसे लंबे समय तक कार्यकाल बिताने वाले महान्यायवादी कौन है? तो MC सीतलवाड़। और सबसे कम समय तक तो शोली सोराबजी। अगर हम बात करें वह दूसरा व्यक्ति, दूसरा महान्यायवादी, यानी पहले तो MC सीतलवाड़ है, यदि हम दूसरे की बात करें तो वो हैं KC दफ्तरी। यानी दूसरे महान्यायवादी कौन थे? तो KC दफ्तरी। और यही मैं बात करूं तीसरे महान्यायवादी की, तो तीसरे महान्यायवादी हैं नीरज डे। ये जो नीरज डे हैं, ये नीरज डे 1968 से लेकर के 1977 तक भारत के महान्यायवादी रहे और महान्यायवादी रहने के कारण ही ये 9 वर्ष तक महान्यायवादी रहे हैं। तो MC सीतलवाड़ के बाद में दूसरा सबसे अधिक लंबा कार्यकाल किसका रहा है? नीरज डे का। पेपर में आपसे पूछे
निम्नलिखित में से कौन से ऐसे महान्यायवादी हैं जिनका दूसरा सबसे अधिक लंबा कार्यकाल रहा है? नीरज डे का। पेपर में क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा, भारत के पहले महान्यायवादी कौन है? MC शीतलवाड़, क्वेश्चन 1। दूसरा इसका यह बनेगा, भारत के सबसे लंबे समय तक महान्यायवादी रहने वाले कौन है? MC शीतलवाड़, लगभग 13 वर्ष तक। क्वेश्चन अगला ये है कि सबसे कम समय तक महान्यायवादी रहने वाला व्यक्ति कौन है? सोली सोराब जी। यही हम ये देखेंगे कि दूसरा महान्यायवादी कौन है? KC दफ्तरी। तीसरा महान्यायवादी कौन है? नीरज डे। ये कब से कब तक महान्यायवादी रहे हैं? ये 1968 से लेकर के 1977 तक 9 वर्ष तक रहे हैं। अब नीरज डे से संबंधित क्वेश्चन इस तरीके से बनता है कि भारत में दूसरा सर्वाधिक लंबा कार्यकाल किस महान्यायवादी का रहा है? तो आंसर क्या होगा? नीरज डे। वहीं मेरे प्यारे दोस्तों, यदि हम 14वें महान्यायवादी की बात करें तो 14वें जो महान्यायवादी हैं उनका नाम है मुकुल रोहतगी। अगर हम 15वें महान्यायवादी की बात करें तो उनका नाम है KK वेणुगोपाल। और वहीं हम 16वें महान्यायवादी की बात करें तो उनका नाम है R वेंकट रमणी। और ये जो R वेंकट रमणी है, इनका जो कार्यकाल रहा है ये 1 अक्टूबर 2022 से अब तक ये है। तो वर्तमान में महान्यायवादी कौन है? तो वर्तमान में महान्यायवादी R वेंकट रमणी हैं। अब पेपर में क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा कि वर्तमान में कौन से नंबर के महान्यायवादी हैं? तो कौन से नंबर के हैं? 16वें। कौन है वर्तमान में महान्यायवादी? R वेंकट रमणी। ये कब से हैं? 1 अक्टूबर 2022 से ये महान्यायवादी के पद पर हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये केंद्र सरकार के वकील होते हैं। इनकी क्वालिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता तक है और इनका जो कार्यकाल है ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं। इनका उल्लेख आर्टिकल 76 में दे रखा है। जिस तरीके से हम महान्यायवादी के बारे में पढ़ रहे हैं उसी तरीके से जब हम राज्य सरकार पढ़ेंगे तो वहाँ एक व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे जिसे कहा जाता है एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता। जिस तरीके से महान्यायवादी केंद्र सरकार का वकील होता है उसी तरीके से राज्य सरकार का वकील महाधिवक्ता होता है आर्टिकल 165 में। जैसे हम राज्य सरकार को पढ़ेंगे आगे हम उसी के बारे में बताएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे प्यारे दोस्तों, आप जिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं हम सभी विषयों को पढ़ाएंगे। अभी पॉलिटी चल रही है, जैसे ही पॉलिटी खत्म होगी पॉलिटी के बाद हम हिस्ट्री शुरू कर देंगे, उसके बाद में ज्योग्राफी और ज्योग्राफी के बाद में इकोनॉमिक्स, यानी जीएस के ज़्यादातर हम सभी आयामों पर चर्चा करेंगे और सभी पर महत्वपूर्ण बिंदुओं को सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों को देखते हुए हम पढ़ाएंगे। और जो देखा जा रहा है कि फिलहाल में किस किस तरीके के पेपर में क्वेश्चन बन रहे हैं हम उन्हीं को लेकर भी चर्चा कर रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, तैयारी उस तरीके से करो कि पेपर भी कांप जाए कि तैयारी अपने किस लेवल की कर रखी है। तो तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो और मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे दोस्तों।